नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नई टॉपिक लेकर आया हूँ। थोड़ा वीडियो लाने में विलम्ब हो गया, तबीयत ख़राब था, इस वजह से थोड़ा सा आवाज़ निकल नहीं रहा था, इसी वजह से दिक्कत था। ठीक है, बाकी मैं रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा। थोड़ा इस समय तबीयत सही हुआ है। तो आज हम जो फिजिक्स 12th की है या नीट की तैयारी जो बच्चे करते हैं, जो फिजिक्स की ही कंटेंट पढ़ना चाहते होंगे, जो 12 की हो, IIT की हो, या नीट की तैयारी करते हों, या कोई भी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जिसमें फिजिक्स इंटर लेवल तक की यूज होती हो, तो वहाँ पर मैं वो टॉपिक लेकर आया हूँ, प्रिज्म। ये आज हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रक्षेपण। देखिए, मैं इसका मैक्सिमम न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। सही बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका न्यूमेरिकल और प्लस जो प्रिज्म का जो फार्मूला डेरिवेशन किया जाता है वो मैं लेकर आया हूँ, जो कि आपके सामने मैं लिखा हूँ। इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि जो चीज़ें मैं अगर करने में ही टाइम लगा दूंगा तो मेरा वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहें। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी टॉपिक पे। देखिए, प्रिज्म होता क्या है। यह क्या होता है, जैसे कांच आप जानते होंगे, तो कांच का दो समतल पृष्ठ ले लीजिए, और कांच का जो दो समतल पृष्ठ होता है, उन दोनों समतल पृष्ठों को किसी कोण पर ऐसे झुका दीजिए। क्या हमने आपसे कहा कि दो कांच का यानी पारदर्शी माध्यम लीजिए, समांग पारदर्शी माध्यम लीजिए, और उस समांग पारदर्शी माध्यम को आप क्या करिए, किसी भी कोण पर उसको इस तरह से झुका दीजिए। अब इनके बीच में जो माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम, वो हमारा किसका काम करता है, एक प्रिज्म की भांति कार्य करता है। जैसा कि हमने आपको यहाँ दिखाया, ये हमारा ए और बी और ए और सी, ये कांच का दो पारदर्शी समांग पदार्थ यानी समांग पदार्थ का बना हुआ कांच का दो समतल पृष्ठ है। इन दोनों समतल पृष्ठों को जब हमने झुकाया तो इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण हमारा ए है। इसी कोण को हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, और ये जो पृष्ठ होता है, इस पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब हमने क्या किया कि इस प्रिज्म पर एक बिंदु P से हमने कोई प्रकाश डाला। वो प्रकाश डालने पर ये प्रिज्म AB के बिंदु Q पर क्या होता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन हो रहा। क्या हो रहा, अपवर्तन हो रहा, परावर्तन नहीं अपवर्तन हो रहा। अपवर्तन होने पर जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश की जो किरण होती है मेरे भाई, प्रकाश की जो किरण होती है वो नॉर्मल यानी अविलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है। तो ये हमारा NE अविलंब था, ये थोड़ा सा अविलंब की तरफ ये वाला प्रकाश दिख रहा है ना, ऐसे झुक जा रहा है। तो जाने को तो ऐसे जाना चाहिए था, इसको सीधा ऐसे, लेकिन ये इस तरह से ना जाने की वजह से ये हमारा क्या हो रहा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करा तो ये थोड़ा सा झुक गया। फिर ये इसके बीच में क्या होगा, फिर इसके बीच में भी तो एयर होगा, फिर ये माध्यम को यानी एयर के माध्यम से फिर जब आगे जाएगा फिर ये क्या हो रहा है, दूसरे माध्यम, यानी कि अब ये क्या हो रहा है, सघन माध्यम हो जा रहा है। अब इससे जब ये पार कर रहा है तो यानी बिंदु R पर, ये हमारा बिंदु R है, तो ये क्या हो रहा है कि कुछ ये थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, फिर से मुड़ के यानी कि थोड़ा सा दूर हो जा रहा है, अविलंब से थोड़ा सा दूर हो जा रहा है। क्या हो रहा है, अविलंब से दूर, क्योंकि अब सघन से विरल में जा रहा है। तो जब कोई प्रकाश की किरण हमारा क्या होता है, सघन से विरल में जाता है, सघन से विरल में जाता है तो अविलंब से दूर, और अगर विरल से क्या नाम है, विरल से सघन में जाता है तो वो अविलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक मेरे भाई, अब हमने आपको यहाँ पर दिखाया कि ये हमारा जो कोण यहाँ पर बन रहा है, इस कोण को हम लोग विचलन कोण या एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि त्रिभुज जो हमारा ये डी के जगह पे यानी डेल्टा जो बना है, उस डेल्टा को हम कैसे पहचाने, कैसे बनेगा। हमने जब ये देखा कि ये प्रकाश हमारी PQ ये मुड़ के इधर R की तरफ ना होके सीधे जब उसको हमने बढ़ाया तो वो जाके सीधे इस तरह से जा रहा, जो हमारा प्रकाश है R और S आया, उस प्रकाश R को जब हम पीछे की तरफ कर रहे हैं तो ये PQ प्रकाश और RS प्रकाश एक दूसरे को बिंदु D पर काटते हैं, और ये जब बिंदु D पर काटते हैं तो ये एक बहिष्कोण का निर्माण कर रहे हैं। ये बहिष्कोण यही हमारा क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। ठीक मेरे भाई, तो आपको ये चीजें इतनी समझ में आई। अब देखो यहाँ पर जब ये अविलंब है तो अविलंब का काम कर रहा है यानी ई कर रहा है, तो यहाँ पर I एंगल बन रहा है और ये हमारा क्या बन रहा है, R एंगल बन रहा है। अब इसके बीच में देखिए एक गैप ये बच रहा है ना, अभी मैं इस एंगल का मान बताऊंगा, आपसे पूछ रहा हूं। पहले आप अगर देख रहे हो वीडियो तो तुरंत कमेंट कीजिए कि इस एंगल का मान क्या होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा। और ये फिर नॉर्मल का काम कर रहा है या नहीं, कौन सा, MR, ये भी MR भी आपका किसका काम कर रहा है,
किसका काम कर रहा है, अभिलंब का। तो यहाँ पर हमारा आई डैश, क्योंकि एक बार हमने आई लिया तो आई डैश और इसका दूसरा एंगल यानी अपवर्तन परावर्तन दोनों होता है ना, जब ऐसे सघन माध्यम ऐसे प्रकाश यहाँ से आती है या ऐसे जाती है तो यहाँ पर एक एंगल आई बनता है और यहाँ पर एक एंगल तुम्हारा बनता है क्या, आर बनता है। तो उसी की बात मैं कर रहा हूं। तो दोनों दिया यानी एक बार आई तो आर, आई डैश, तो ये आपका छोटा सा मैं दिखा रहा हूं चित्र में आर डैश के नाम से, ठीक मेरे भाई। अब यहां पर देखिए हमने जो कहा डेल्टा एम बना कैसे, ये त्रिभुज क्यू डी आर की बात कर रहा, इस त्रिभुज की ये देखिए क्यू डी आर, यही आपका त्रिभुज बना, इस त्रिभुज की बात कर रहा मेरे भाई। इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है कौन, डेल्टा, जो कि भुजाओं डी क्यू, देखिए डी क्यू और डी आर को बढ़ाने पर बना है या के बीच बना हुआ बहिष्कोण है। और हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात इस डेल्टा का मान इस वाले कोण के और इस वाले कोण के बराबर होता है। अब देखो भैया वो कोई से कोण अब तक अगर आपने नहीं कहा तो देखिए, अगर ये पूरा आई है तो इसी के जरिए ये चाप ऐसे बनना, तो ये भी पूरा का पूरा आई होगा, लेकिन उसमें यानी पूरा आई बनना, कितना पूरा आई ये भी बनेगा, ऐसे बनना ना चाप, ऐसे चाप बन रहा है ना, अगर ये पूरा आई बना है तो ये भी आई बनेगा, लेकिन इस बीच में ऐसे ये आर हो गया तो ये पूरा आई होता, ये आर बन गया, तो ये कितना बनेगा, तो ये हमारा आई माइनस आर बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई, आई माइनस आर, यानी ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, आई माइनस आर, ठीक है। ऐसे सेम यही प्रॉपर्टी यहां पर आई डैश माइनस आर डैश। तो मैंने कहा क्या कि त्रिभुज यानी इस त्रिभुज का बहिष्कोण डेल्टा बराबर कोण डी क्यू आर प्लस डी आर क्यू, यानी ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण दोनों के योग के बराबर होगा। अब इसका कोण हमने आपसे अभी कहा कि आई माइनस आर और इसका कोण आई डैश माइनस आर डैश है। अब हमने जब ब्रैकेट तोड़ा तो आई को एक साथ और आर को एक साथ लिया, देखिए इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो आर प्लस आर डैश बनेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हमने मान लिया। अब हम कहते हैं कि चतुर्भुज ए क्यू ई आर, ऐसे ये चतुर्भुज की बात कर रहा है, इस चतुर्भुज की बात कर रहा है। इस चतुर्भुज में कोण ए क्यू ई यानी ये वाला जो एंगल की बात कर रहा है और इस वाले एंगल दोनों की बात कर रहा है, दोनों समकोण हैं। अरे मेरे भाई दोनों समकोण हैं तो दोनों का योगफल 180। हम जानते हैं चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल 180 360 होता है, कितना होता है 360। जब 180 बन गया तो 100% ए और प्लस ई का योगफल भी हमारा कितना बनेगा, 180 बनेगा। इसीलिए मैंने लिखा a प्लस ई बराबर 180 या e बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब त्रिभुज क्यू ई आर में हम कह रहे हैं भैया त्रिभुज हमारा क्यू है, ये ई है और आर, मतलब इस नीचे वाले त्रिभुज की बात कर रहा है जो कुछ इस तरह से बन रहा है, ये हमारा क्यू हो गया, ये हमारा आर हो गया, ये हमारा ई हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश भी होता है, तो इधर ये आर आपका बना था, यहाँ आपका आर डैश था, ये आपका ई है, तो मैंने कहा आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180। अब हमने ई का मान समीकरण 2 से रख दिया, समीकरण 2 से ई का मान रखा इतना, 180 से 180 कट गया, आर प्लस आर डैश माइनस ए बराबर 0, तो आर प्लस आर डैश बराबर क्या होगा, ए होगा। हमने समीकरण नंबर 3 इसका रखा क्योंकि 2 मान चुका था हमने। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब इस ए का मान समीकरण 1 में आप रख दीजिए। समीकरण 1 में जब रख रहे हैं यही आपका समीकरण 1 है, आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश की जगह पर ए रखेंगे, तो इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा, आखिर ये तो आपका डेल्टा ही है, तो ये डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस आई डैश माइनस ए हो जाएगा। समीकरण नंबर 4, यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में हो, मतलब सिकुड़ते हुए कंडीशन की स्थिति में हो, तो आई का मान कहीं पर कोई पार्ट सिकुड़ेगा और कहीं पर कोई पार्ट फैलेगा, तो उस कंडीशन में आई डैश का मान आई के बराबर, यानी इस आई डैश का मान इस आई डैश का मान इस आई के बराबर और इस आर डैश का मान इस आर के बराबर हो जाएगा। यहां पर देखो मैंने लिखा, तथा जो हमारा डेल्टा है उस डेल्टा को हम डेल्टा एम यानी अल्पतम बहुत मिनिमम विचलन डी की बात हम कर रहे हैं। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 4 तो आपका यहां है, समीकरण 3 तो आपका यहां है। इस कंडीशन में जब आर और आर डैश की बात आपने कहा, आर डैश की जगह पर आपको रखना क्या है, आर रखना, तो यहां पर जब आप रखेंगे आर प्लस आर तो 2r यानी a बराबर 2r, r बराबर a/2, और यहां पर जब रखेंगे i प्लस आई तो i प्लस आई 2i और माइनस a हो जाएगा, यानी डेल्टा m बराबर, क्योंकि डेल्टा की जगह पर आपने डेल्टा m रखा।
अब इस तरह से जब मालूम हो गया तो हमने क्या कहा भाई, अब इसको तो मैं मिटा सकता हूँ। हमने क्या कहा कि 2i को रोक लो। इसको जब मैंने उधर भेजा तो कुछ इस तरह से 2i को जब मैं रोक रहा हूं ये उधर जाएगा प्लस में, तो डेल्टा एम प्लस ए हो जाएगा। i बराबर डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 हो जाएगा। ये इतना आपका एक i का मान आ गया और यहां पर आपका r का मान आ गया। ठीक है, तो मैं अभी इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाने के बाद आपको बता रहा हूं। तो अभी आपने इतना मान निकाल लिया है। अब हम कहते हैं स्नेल के नियम से, किसके नियम से? स्नेल के नियम से। उन्होंने अपवर्तनांक के बारे में और उसके अपवर्तन और परावर्तन यानी अपवर्तन यानी आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण में उन्होंने एक संबंध दिया था। और अपवर्तनांक में उन्होंने क्या संबंध दिया था? उन्होंने दिया था n बराबर साइन आई बटे साइन आर, यही उन्होंने नियम दिया था। तो n बराबर क्या हो जाता है? साइन आई का मान तो आपने लिखा है, क्या लिखा है? डेल्टा m प्लस ए बाई 2 और बटे साइन आर की जगह पर क्या है? a बाई 2। अगर मेरे दोस्तों आपको अगर जरा सा भी ये पता चला हो कि इस वीडियो से मैंने ये टॉपिक सीखा और अभी तक हमने नहीं जानता था, तो जरूर वीडियो को लाइक और कम से कम 5 लोगों में शेयर कर देना यार। ठीक है, अब ये हो गया आपका अपवर्तन का सूत्र। ये क्या हो गया? आपका अपवर्तन का सूत्र हो गया मेरे यार। किसका हो गया? अपवर्तन का सूत्र। प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र हो गया, जहां पर ये अल्पतम विचलन कोण, जहां पर ये प्रिज्म कोण और ये भी प्रिज्म कोण। अभी मैं इस पे न्यूमेरिकल भी करा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जब कहा जाता है कि जब हमारा प्रिज्म क्या हो, बहुत ही विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की कंडीशन में हो, तो उस स्थिति में जो वैल्यू होता है यानी इसका जो कोण होता है यानी ए का जो मान होता है वो करीब 5 डिग्री से भी कम होता है। ठीक है, उस कंडीशन में जो हमारा वैल्यू होगा यानी कि डेल्टा एम बराबर जो आएगा वो होगा n-1 इंटू ए होता है। इस कंडीशन में हमारा क्या होता है? ए बराबर यानी ए का जो मान, यानी हमने क्या कहा कि जब हमारा प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में हो यानी उस कंडीशन में ए का मान जो होता है वो क्या होता है? 5 डिग्री से भी कम होता है। इस स्थिति को रखते हुए जब देखा जा रहा है तो डेल्टा एम बराबर हमारा क्या होगा? n-1 इंटू ए होगा। तो आपको 2 फार्मूले यहां पर विशेषकर याद रखने, एक तो साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 और बटे साइन ए बाई 2, और एक तो आपका ये हो जाएगा डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए। ये 2 फार्मूले आपको याद रखने हैं और इसी पे अब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं। देखिए अब ये मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, जो क्वेश्चन बोर्ड में आए, एग्जाम बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है वही सब मैं आपको करा रहा हूं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सब बढ़िया से पढ़िएगा और बेहतरीन से उसको सीखिएगा। कह रहा एक प्रिज्म के पदार्थ, अगर आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत होगी तो आप क्वेश्चन हमारे वीडियो को पुश करके लिखते रहिएगा। ठीक है, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म मतलब जो कांच का बना होगा उस कांच का अपवर्तनांक दिया है √2 योम प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण के बात से ही समझ में आना चाहिए कि अभी अभी मैंने आपको बताया तो वहां पर कैपिटल ए का मान दिया है। अल्पतम विचलन की यानी कि प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट, अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है। अल्पतम विचलन कोण मतलब डेल्टा एम का मान। फिर कह रहा आपतन कोण का मान ज्ञात करना है। आपतन कोण का मतलब क्या जानते हो भाई? आपतन कोण आई का मान ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? आई का मान ज्ञात करना है। और इसके बाद कह रहा है अपवर्तन कोण तथा निर्गत कोण भी बताइए। तो जो अपवर्तन कोण होगा यानी तीसरा पॉइंट अपवर्तन कोण वो आर ज्ञात करने के लिए कह रहा, और निर्गत कोण ही हमारा आपतन कोण होता है मेरे भाई। क्या होता है? निर्गत कोण ही हमारा आपतन कोण। तो चलिए जो जो दिया वो मैं पहले करता हूं। यानी किसी पदार्थ का क्या बना है? कोई प्रिज्म बना है जिसका पदार्थ के अपवर्तनांक, जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर √2 दिया मेरे भाई। और क्या दिया प्रश्न में? ए बराबर दिया 60 डिग्री दिया है। क्या दिया? 60 डिग्री दिया है। पूछ क्या रहा है? डेल्टा एम का मान। पहला पॉइंट डेल्टा एम का मान। दूसरा पॉइंट पूछ रहा है क्या? आपतन कोण। आपतन कोण का मतलब हो गया, आपतन कोण का मतलब हो गया मेरे भाई आई पूछ रहा है। एक बात ये भी क्लियर हो गया। और तीसरा पॉइंट हमसे पूछ क्या रहा है? तीसरा पॉइंट पूछ रहा अपवर्तन कोण पूछ रहा। अपवर्तन कोण का मतलब आर मेरे दोस्त,
आर होता है, आर बराबर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और चौथा जो पूछ रहा, बहुत बेहतरीन बात पूछा है, निर्गत कोण पूछा है मेरे भाई। निर्गत कोण को ही हम लोग आपतन कोण कहते हैं। इसी को हम लोग कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। बात तो दोनों, यानी अगर हम आपतन कोण का आंसर लाते हैं तो निर्गत कोण का आंसर हमको मालूम हो जाएगा। हाँ, तो चलिए अब हम सूत्र करते हैं प्रयोग, यानी यूजिंग बाई। फार्मूला हमारा क्या होता है दोस्त? n बराबर क्या होता है? साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 और होल बाई साइन a बाई 2। क्यों मेरे भाई? यही तो होता है। अरे √2 इसका वैल्यू दिया, √2 रख दो, साइन हो जाएगा। डेल्टा m मालूम नहीं है, a का मान 60 दिया है और बटे 2 और बटे क्या हो जाएगा? साइन 60 का, यानी 60/2 ही मैं लिख दे रहा हूँ। 60/2 का मतलब 30 नहीं होगा दोस्त, तो मैं डायरेक्ट 30 लिख दूँ। कोई दिक्कत इतना समझने में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ये √2 है, अब ये साइन 30 अंश का मान 1/2 है। अगर भाई आपको मालूम नहीं है तो मेरे दोस्त जो भी है आप सब जरूर उसको याद कर लो। मेरा ट्राइग्नोमेट्री का वीडियो बना है, उस पर देख लीजिए, मैं बताया हूं कि कैसे इसको आप याद कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए √2 रटने की जरूरत नहीं है। √2 से √2, यानी इस 2 को मैं √2 लिख सकता हूं। ये साइन क्या हो जाएगा? डेल्टा m प्लस 60/2। अब ये कैंसिल हो गया तो 1/√2। अब देखिए, हमने अभी अभी आपसे कहा कि हमने त्रिकोणमिति का वीडियो बनाया, उसमें मैंने बताया अंश को कैसे निकाला जाता है या याद किया जाता है। तो वो बहुत बेहतरीन, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोसेसिंग में है। आप करके देख लो, वो क्रिया आपको याद हो जाएगा। अरे भाई इधर साइन है, इधर एंगल है, तो मेरे दोस्तों ये मान इसके बराबर है। इसका मतलब अगर ये साइन में है तो ये भी साइन में होना चाहिए। साइन किसका मान 1/√2 होता है? साइन 45 का। ठीक है, थोड़ा अब भी आवाज़ हमारी सही नहीं हो रही है, गले में दिक्कत है, तो इसके लिए हम थोड़ा बीच बीच में स्टॉप हो जाता है। देखिएगा साइन 45 साइन इतना, यानी दोनों इक्वल हो गए। साइन से साइन हम लोग कंपेयर करके हटा देते हैं, तो बचा इधर कितना? 45 इक्वल डेल्टा m प्लस 60/2। अगर हम इस 2 का मल्टीपल तो 90 हो जाएगा, डेल्टा m प्लस 60। अगर ये 60 उधर जाएगा तो मेरे दोस्तों क्या होगा? डेल्टा m बराबर 90 माइनस 60, तो बचेगा कितना मेरे भाई? डेल्टा m बराबर 30 डिग्री। ये एक आंसर हमारा आ गया डेल्टा m। आपतन कोण की बात कह रहा, आई का मान भी पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा? आई का मान। मैं इसको मिटाता हूं वीडियो को स्टॉप करके। तो फिर देखिएगा, अब आपको निकालना क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण का मतलब आई। अगर आपको दूसरा ज्ञात करना है आपतन कोण, आई का मतलब आपने ही कल कहा था कि अभी अभी इससे पहले कि डेल्टा m प्लस a/2, यही तो होता है। तो i बराबर डेल्टा m का मान अभी अभी आप निकाले हो, कितना? 30 अंश निकला है। a का मान कितना? 60 दिया है, /2 कर देंगे तो i बराबर 60 और ये 30 90/2, यानी कि i का मान जो आएगा वो 45 डिग्री आ गया मेरे दोस्तों। एक आंसर दूसरा भी आ गया। अब इसके बाद हमारा तीसरा जो वैल्यू ज्ञात करना था, तीसरा ज्ञात करना था हमें अपवर्तन कोण ज्ञात करना था मेरे भाई। अपवर्तन कोण का मतलब r ज्ञात करना था। तो r बराबर हमने आपसे क्या कहा था? a/2। अभी आपने डेरिवेशन में भी देखा है, तो a का मतलब कितना निकाला आपने? a का मान 60 और /2 ये हो गया 30 डिग्री। r का मान इतना हो गया। फिर आपसे कह रहा, क्या कह रहा? निर्गत कोण कह रहा। निर्गत कोण हमने आपसे कहा निर्गत कोण ही आपका आपतन कोण होता है। तो आपतन कोण का मान i बराबर आपका 45। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो अगले न्यूमेरिकल में चलते हैं, तब तक हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, ये एक आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक करड़ी में 2 वाले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण से अपवर्तित होती है। यानी कि डेल्टा m वाले एंगल से ये क्या हो रहा है? अपवर्तित हो रहा है, जिसका अपवर्तनांक √2 दिया है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण का मान, बस मेरे भाई पहले जो दिया उसको लिखते हैं, n बराबर √2 दिया है और कह रहा है कि इस किरण के लिए आपतन कोण I का मान जो है वह अपवर्तन कोण का दोगुना है। तो अपवर्तन कोण को हम किससे दर्शाते हैं? R से, तो 2R हो गया। कह रहा तो प्रिज्म का अपवर्तक कोण, यानी प्रिज्म का अपवर्तक कोण A बराबर साइन ऑफ इंट्रोगेशन करना है। ठीक है मेरे भाई, तो अब हम चलते हैं, वो हमारा फार्मूला क्या होता है? n बराबर साइन I और बटे साइन r होता है। ठीक मेरे भाई, तो n की जगह पर हम n का वैल्यू रख देते हैं। n की जगह पर हमने √2 रख दिया और साइन i की जगह पर हम क्या रखेंगे? 2r बटे साइन r। अब हम आपको कहते हैं क्या कि साइन
2a का एक फार्मूला होता है, जो ट्राइग्नोमेट्री की ही वीडियो आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत बेहतरीन से जानने को मिलेगा। तो sin 2a का 2 sin a इंटू cos a। मेरे दोस्तों आपको मैथ भी जानना जरूरी है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो कम से कम मैथ में कुछ भी नहीं जाने तो ट्राइग्नोमेट्री जरूर जाने, और थोड़ा जोड़ घटाना गुणा भाग तो उतना तो जानते होंगे, लेकिन ट्राइग्नोमेट्री अवश्य आप पढ़ लें, ठीक है। देखिए ये हो गया √2। अब इसको हम तोड़ेंगे तो ये sin 2 का 2r को 2 sin r इंटू cos r लिख सकते हैं, और बटे sin r मेरे भाई, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये बचा आपका क्या, √2 इक्वल 2 sin 2 cos, ये आपका बच रहा 2 cos r, ये cos r बराबर क्या हो जाएगा, √2/2। इस 2 को मैं लिख सकता हूं क्या, √2 इंटू √2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो cos r बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/√2 हो जाएगा, ठीक। मैं इसको मिटा दिया इतना। अब ये cos किसका मान कितना, 1/√2 होता, अरे भाई cos 45 और sin 45 दोनों इक्वल होते हैं, तो ये दोनों का मान क्या हो गया, यानी r बराबर 45 अंश आ गया। ये तो हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा है a का मान। a बराबर हमने आपसे क्या कहा, 2r, तो 2 गुणे 45, 45 दूना 90, ये हो गया a का मान। यही तो आपसे पूछा था मेरे भाई, यही तो आपसे पूछा था प्रश्न में, हाँ यही आपसे पूछा था, ठीक है। तो फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन और अच्छा ही है, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है यदि प्रकाश की एक किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर 45 अंश पर आपतित हो रहा है, इसका मतलब आपतन कोण हो गया, आपतन कोण का मतलब आई का मान हो गया, तो यह 15 डिग्री विचलित होती है, 15 डिग्री विचलित का मतलब ये विचलन कोण हो गया, यानी डेल्टा एम का मान हो गया। कह रहा क्या आगे प्रश्न में, डेल्टा एम ने डेल्टा की बात कहेंगे, कांच वायु पृष्ठ के लिए क्रांति कोण की गणना कीजिए। तो मेरे दोस्तों जो दिया पहले वो मैं देखता हूं, मुझे दिया क्या है, आई का मान दिया है कितना, 45 अंश दिया, और डेल्टा का मान दिया कितना, डेल्टा का मान 15। अरे अल्पतम विचलन कोण नहीं कहा मेरे भाई, कह रहा क्या कि ये क्या कर रहा है, 15 अंश के कोण से विचलित हो रहा है, ठीक है, जो ऐसे रहता है प्रकाश आई, यहां पर जब अपवर्तन हुआ तो यहां पर आई का मान कितने अंश से, 45 अंश से, ठीक है। तो आगे मैं बता रहा हूं, और हमें ज्ञात क्या करना है, क्रांतिक कोण को आप कहते हैं साइन, यानी सी से दर्शाते हैं, सी बराबर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इससे पहले मुझे तो एन चाहिए, एन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले देखिए डेल्टा बराबर क्या होता है, आई माइनस आर होता है, डेल्टा बराबर आई माइनस आर होता है। अगर आर को आप उधर ले जाएंगे तो आई माइनस डेल्टा होगा, आई का वैल्यू कितना मेरे भाई 45, और डेल्टा का मान 15। अब इनको हम क्या करेंगे, आर बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं, ये तो मुझे निकालना पड़ा अपवर्तनांक n निकालने के लिए। n बराबर स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन आर, साइन आई का मान कितना मेरे भाई, साइन आई का मान कितना, आई का मान 45 डिग्री, और साइन आर, आर का मतलब 30 डिग्री, n बराबर 45 अंश का मान 1 बाई कितना हो जाएगा, √2, और इसका मान 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। ये ऊपर मल्टीपल, ये बाह्य का बाह्य में मल्टीपल होता है और मध्य का मध्य में, तो n बराबर 2 और बाई √2, तो n बराबर इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं मेरे भाई, और ये √2 ये इससे कैंसिल हो गया, तो n बराबर कितना आ गया, √2, ये n का मान आ गया। और हमें ज्ञात क्या करना है मेरे भाई, हमें ज्ञात करना क्रांतिक कोण। अरे हम तो जानते हैं भाई क्या कि n बराबर साइन सी होता है, इसको यहाँ कर देंगे तो साइन सी बराबर 1/n का मतलब √2, ये हो गया साइन सी बराबर 1/√2, तो साइन किसका मान 1/√2, साइन 45, और सी बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। ये हुआ आपका आंसर मेरे दोस्तों, क्या हुआ। अब कुछ लोग ये कह देंगे कि क्रांतिक कोण का मान इसके मान के बराबर हुआ, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ गया, लेकिन सभी क्वेश्चनों में नहीं, क्योंकि ये वैल्यू ऐसा दिया था जिस पे सेट हो गया। लेकिन ऐसा आप मत कीजिएगा कि मान लेते आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा ना कीजिएगा कि आई का मान सी के मान के बराबर रखिएगा, ऐसा कभी मत करिएगा, क्योंकि वो आपसे गलत हो जाएगा। क्योंकि इसका मान सी का मान एन के मान पे डिपेंड करता है, और एन का मान किस पे डिपेंड करता है, आई और आर दोनों के मान पे। तो मेरे दोस्तों ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो एक और अलग क्वेश्चन आपको मिलेगा माध्यम से संबंधित, अपवर्तनांक के संबंधित, कह रहा ये भी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक कांच ANG जिसका अपवर्तनांक, एक कांच ANG यानी कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक
3/2 दिया कि पतले प्रिज्म द्वारा एक प्रकाश किरण का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री है भाई मेरे। कितने? 40 डिग्री। न्यूनतम विचलन कोण का मतलब डेल्टा एम का मान दिया। कह रहा यदि प्रिज्म को एक ध्रुव ANL कह रहा वायु के यानी वायु के सापेक्ष उस ध्रुव का अपवर्तनांक 5/4 हो में डुबो दिया जाए तो न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा? पहले कह रहा क्या? अपवर्तनांक दिया किसका? ANG बराबर दिया कितना मेरे भाई? 3/2 दिया। फिर कह रहा इस समय इसका जो विचलन कोण डेल्टा एम बराबर है वो कितना है? 40 डिग्री है। कह रहा जब इसी यानी कि उसी प्रिज्म को जो इस अपवर्तनांक वाले प्रिज्म यानी इस अपवर्तनांक वाले पदार्थ का जो प्रिज्म है उस प्रिज्म को अगर हम किसी लिक्विड में यानी द्रव में डुबोते हैं तो उसका जो अपवर्तनांक हो जाता है ANL जो होता है वो हो जा रहा 5/4। कितना हो जा रहा? 5/4। तो उस समय डेल्टा एम डैश का मान हमने डैश से दर्शा दिया तो कह रहा उस समय इसका मान क्या होगा? मेरे भाई ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह का क्वेश्चन तुम्हारे IIT नीट में भी पूछे जाते हैं। तो मैं जानता हूं अभी मैंने सूत्र लिखवाया था कि जब हमारा क्या हो प्रिज्म पतले हो यानी पतले लेंस के लिए यानी पतले प्रिज्म के लिए लेंस नहीं पतले प्रिज्म के लिए हमारा फार्मूला क्या होता था? डेल्टा एम बराबर क्या होता था? डेल्टा एम बराबर क्या होगा? n-1 इंटू ए। अरे भाई n कौन सा? n अपवर्तनांक है किसका? यानी ANG। बिल्कुल सही। समीकरण नंबर इसको हमने 1 डाल दिया। कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये नहीं चेंज हो रहा। अरे भाई प्रिज्म का मतलब ये कैसे चेंज होगा? ये तो प्रिज्म बन गया। सिर्फ ये जब खुली यानी वायु और कांच में है तो इसका अपवर्तनांक इस पदार्थ का कुछ और रहेगा। अरे इसी प्रिज्म को तो हम जल में डुबो देंगे। इसी प्रिज्म को हम जल में डुबो दे रहे हैं यानी द्रव में डुबो रहे हैं। तो द्रव में डुबो रहे हैं तो क्या प्रिज्म का आकार यानी कि ये थोड़ी चेंज होगा? हाँ, वो तो जो पृष्ठ जो बन गया ये तो 2 पृष्ठों से झुके हुए पृष्ठों से प्रिज्म बना उसका एंगल है तो ये नहीं चेंज होता है। अब कह रहा है जब अपवर्तनांक यानी कि चलो अभी समीकरण एक हमने इसको नहीं डाला यानी डेल्टा एम बराबर इसका वैल्यू कितना भाई? 3/2 - 1 इंटू ए। तो डेल्टा एम बराबर कितना हो जाएगा? 2 करने 2 3 में से 2 गया 1/2 इंटू ए समीकरण नंबर 1। और इसका मान भी तो दिया है कुछ शायद। क्या दिया इसका मान? जरा हम देखते हैं प्रश्न में क्या क्या और दिया है। कह रहा हाँ 40 अंश किसका मान दिया भैया? डेल्टा एम का मान 40 अंश दिया। कितना दिया? डेल्टा एम। तो एक काम करते हैं हम यहीं पर रख देते हैं, इसको ऐसे रहने दे रहे हैं। ठीक है, हम इसको यहीं पर रहने दे रहे हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं क्योंकि अभी वो ये डेल्टा एम का मान दिया। और द्रव में ले जाने पर किसको? प्रिज्म को। और प्रिज्म को द्रव में ले जाने पर क्या होगा? डेल्टा एम डैश बराबर क्या हो जाएगा? ANL -1 इंटू ए। समीकरण नंबर 2 हमने लिख दिया। अब हम क्या कहते हैं? समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, समीकरण 2/1 करने पर। अरे भाई जिसका मान ज्ञात करना उसको ऊपर रखो। तो डेल्टा एम डैश बटे डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा? ANL -1 इंटू ए। और ये क्या हो जाएगा? ANG -1 इंटू ए। ये इससे कैंसिल हो गया। इसका मान तो मालूम नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा तो इसका मान 40 और इसका मान हमने आपसे क्या कहा था? 3/2 - 1 और इसका मान कितना दिया है? 5/4 - 1। क्यों मेरे भाई? तो ये कितना हो जाएगा? 40 और ये कितना हो जाएगा? 2 करने 2 3 में से 2 गए 1/2 4 करने 4 5 में से 4 गया तो कितना बचा? 1/4 मेरे भाई। कितना बचा? 1। दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। वो मिस्टेक क्या था? जब हम इसको देखिए पहले ये वायु में है तो वायु के सापेक्ष ये कांच का बना होगा तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये तो हमें मालूम है। हाँ, और जब इसको हम जल में डुबो रहे हैं तो जल यानी किसका? जल और हवा का अपवर्तनांक दिया। लेकिन जब हम यूज करें जल में डुबोएंगे तो वहां पर हमें किसका कौन सा पदार्थ? हमारा ये कांच है और ये किस में जा रहा? द्रव में जा रहा है। तो द्रव में जब जा रहा भैया तो द्रव और यानी LNG होना चाहिए यानी द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होना चाहिए क्योंकि हम इस प्रिज्म को इसमें डुबो रहे हैं, द्रव में डुबो रहे हैं। तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या कि ANG इंटू GNL इंटू यानी W भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो L इंटू NA इक्वल 1 होता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया? ANL हमने ले लिया। अच्छा ANL नहीं है हमारा,
GNL है, GNL को अगर हम रोकते हैं यानी इस वैल्यू को रोकते हैं क्योंकि हमें LNG चाहिए, तो GNL को जब रोकते हैं तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। बोलो, ये दोनों बट्टे में हो जाएंगे। अगर हम माध्यम को चेंज करते हैं, तो अपवर्तनांक अपने आप का एक बट्टे हो जाता है, तो एक बट्टे करेंगे तो उलट के तो ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ANGLNA इतना हो जाएगा मेरे भाई। अब हमें जो कहना जो चाहिए वो हमें क्या चाहिए, NLG। अब यहां पर देखना है कि ANG का वैल्यू दिया है कितना, हमें कितना दिया है ANG का 3/2 और ANL का मान दिया हमें, तो LN यहां पर आया फार्मूले में, लेकिन हमें क्या चाहिए ANL चाहिए। तो अब फिर से हमने इसको चेंज किया, जब इसको चेंज करेंगे तो 1/, यानी इसका माध्यम चेंज करेंगे तो 1/, हो जाएगा, तो 1/, होगा तो ये क्या हो जाएगा ANL। तो इस तरह से इसके जो वैल्यू है ANL का ये 3/2 है और इसका जो है 5/4 है। अब यहां पर हम मान रख देंगे भाई, इतना मैंने आपको समझाया। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका मान हमें मालूम नहीं है और इसका मान 40 है। अब यहां पर हम इसका वैल्यू रखेंगे कितना, हमारा आया है 3/2 और बटे कितना 5/4 -1, इसका मान इतना आया है, ठीक है भाई। और इसका मान कितना आया हमारा, ये ANG का 3/2 -1, ये क्या हो गया डेल्टा यम डैश बटे डेल्टा यम ही रख दे रहे हैं अभी, या 40 ही लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसका वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4, यानी 2 दूना 4, यानी कितना हो गया 2, और ये जाएगा ऊपर 2 तिया 6 हो जाएगा, 6/5 -1, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 कन्ने 2, 3 में से 2 गया तो 1/2, ठीक है। अब ये 5 कन्ने 5 हो जाएगा, 5 6 में से 5 गए तो 1/5, और बटे कितना बच रहा है 1/2, यानी ये कितना हो जा रहा है, अब ये हो जाएगा, थोड़ा सा रोकिए इसको हम मिटा लें फिर आगे चलते। तो अब यहाँ पर देखिए डेल्टा यम डैश और बटे डेल्टा यम का जो वैल्यू आया था वो 40, और यहाँ पर आपने जब सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 1/5, और बटे ये कितना हो जा रहा है 1/2, बाह्य का बाह्य में मल्टीपल तो 2/5 हो जाएगा मेरे भाई। तो डेल्टा एम यानी डेल्टा यम डैश बटे 40, अगर हम इसका गुणा 5 40 कर दें, यानी दोनों का डिवाइड अगर सेम हो और मल्टीपल से कट रहे हो तो काट दो, तो डेल्टा यम डैश बराबर कितना हो जाएगा 8 दूना 16 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे भाई। तो ये मैंने कई तरह के जो आज हमने फार्मूला कराया, ये प्रिज्म के अपवर्तन से, इतने से जो मैंने फार्मूला कराया उतने से मैंने क्वेश्चन भी करा दिया। अब ये प्रक्षेपण बच रहा है, ये प्रक्षेपण मैं कल वाली वीडियो में आपको डाल दूंगा और आप उसको भी देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको सही लगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम मिटाने के बाद वीडियो को रोक देते हैं मिटाने के लिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, वीडियो हमारा ज़्यादा लेंथ का हो जाता है, तो हमारी एमबी अभी हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके जरिए हम इसका कंप्रेस कर सकें एमबी, ऐसी प्रॉब्लमें हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों मैं वीडियो को क्या करता हूँ स्टॉप करके फिर इसको मैं मिटा के फिर आपके सामने लाता हूं। तो मैं आपके लिए इतना करता हूं मेरे दोस्त, तो जरूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपकी कुछ भी नहीं होने वाले, बाकी आपको अच्छे कंटेंट ही मिलेंगे, जो भी रहेगा मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, आप उसको सीख रहे हैं तो कम से कम लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।